ओम नमस्ते जी। 45वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया तथा पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड में वेदों में ऐतिहासिक वर्णनों को लेकर के, उसके भी उपशीर्षक ज्योतिष विद्या को लेकर के, वेदों में इतिहास आदि नहीं है, इस बात को सिद्ध करते हुए कतिपय लेख पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। उत्तर ध्रुव से आर्यों के निकलने की बात का खंडन तीन विद्वानों ने कैसे किया है, इसमें से 2 विद्वानों की बात हम गत श्रव्य कणिका में सुन चुके हैं। आगे तीसरे विद्वान बाबू उमेश चंद्र विद्यारत्न कहते हैं कि तिलक महोदय का मत संशोधन करने के लिए हम गत वर्ष उनके घर गए और उनके साथ 5 दिन तक इस विषय में बहस करते रहे। उन्होंने हमसे सरलता पूर्वक कह दिया कि हमने मूल वेद नहीं पढ़े, हमने तो केवल साहब लोगों के अनुवाद पढ़े हैं। इस एक ही वाक्य में उन्होंने यह कह डाला कि वेदों के द्वारा तिलक महोदय का निकाला हुआ यह सिद्धांत कि आर्य लोग उत्तर ध्रुव के निवासी हैं, विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि जो आदमी जिस पुस्तक को समझ नहीं सकता वह उसके अंदर की बात कैसे जान सकता है और कैसे उसके आधार पर अनुसंधान कर सकता है। इन तीनों विद्वानों ने इतना ही नहीं लिखा, किंतु अपने ग्रंथों में 50 से 200 पृष्ठों तक का सारा स्थान लोकमान्य तिलक के सिद्धांत के खंडन में लगा दिया है। वेदों में सोम किस वस्तु को कहा गया है और सरस्वती किस पहाड़ से निकलकर किस समुद्र में गिरती है, इसका वर्णन हम यहाँ नहीं करना चाहते। हम तो यहाँ केवल यही बतलाना चाहते हैं कि जिस रीति का अर्थ तिलक महोदय को प्रिय था, उसी ढंग से अर्थ करने वाले पाश्चात्य शिष्यगण उनको मिल गए, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि सोमलता उत्तर ध्रुव में नहीं होती। अतः वेदों में उत्तर ध्रुव के सोमयाग का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि लाखों वर्ष पूर्व आर्य लोग राजपुताने के समुद्र में सरस्वती को गिरते हुए देखते थे। तात्पर्य यह कि लाखों वर्ष पूर्व आर्य लोग वहां थे जहां सोमलता हो, सरस्वती नदी हो और राजपुताने का समुद्र हो। इन वर्णनों से 2 बातें सामने आई। एक तो यह कि वेद लाखों वर्ष के पुराने सिद्ध हुए, दूसरी यह कि आर्यों का उत्तर ध्रुव में निवास सिद्ध न होकर भारतवर्ष में सिद्ध हुआ। अब रहा दूसरा प्रश्न, जिसके विषय में लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि यह देव वर्ष और मनुष्यों की वर्ष संख्या की गड़बड़ पौराणिक है, निराधार है। इसको देव वर्ष कहना भूल है। हमारी की हुई 12,000 वर्ष की गिनती ठीक है। यह वह वर्ष संख्या है जो हिमपात आरंभ होने से आज तक की होती है। इस पर हम कहते हैं कि यह युगों की संख्या है, हिमकाल की नहीं। आगे शीर्षक है युग गणना और मनुष्योत्पत्ति काल। यद्यपि लोकमान्य तिलक ने अपनी पहली पुस्तक ओरायन का खंडन दूसरी पुस्तक आर्यों का उत्तर ध्रुव निवास के द्वारा कर दिया है, परंतु इसमें उन्होंने बहुत ही आक्षेप योग्य बात यह लिख डाली है कि युगों की लंबी लंबी संख्याएं पौराणिक है, वैदिक नहीं, और 12,000 देव वर्षों की जो संख्या मिलती है वह उसी समय की सूचक है जिस समय उत्तर ध्रुव में हिमपात हुआ था। किंतु हम देखते हैं कि यह संख्या सृष्टि उत्पत्ति और मनुष्य उत्पत्ति से संबंध रखती है, इसलिए हम यहाँ इसका भी निर्णय कर लेना उचित समझते हैं। मनुष्य कब पैदा हुआ, इस विषय में 3 प्रकार के विचार पाए जाते हैं। पहला धार्मिक संप्रदायों के अनुसार, दूसरा वैज्ञानिकों के अनुसार और तीसरा वैदिक आर्यों के ज्योतिष और ऐतिहासिक विश्वासों के अनुसार। हम यहाँ क्रम से तीनों का विचार करते हैं। पहला है सांप्रदायिक मनुष्योत्पत्ति काल। धार्मिक संप्रदायों में जिस समय हिंदू, पारसी, यहूदी, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान ही प्रधान हैं, शेष जितने मतांतर हैं वे सब इन्हीं की शाखा प्रशाखा अथवा मिश्रण है। आर्यों और पारसियों के यहाँ सृष्टि काल वही माना जाता है जो हमारे दैनिक संकल्प से सिद्ध होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का दैवी समय पारसियों के यहाँ भी माना जाता है। यह सिवाय आर्यों की चतुर्युगी के दूसरा कुछ नहीं है। आर्यों के यहाँ भी यही माना जाता है। इस प्रकार प्राचीन आर्यों का इस विषय में मतभेद नहीं है। अब यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के मत से केवल एक ही समय शेष रह जाता है, जो बाइबल के पुराने अहदनामे में इस प्रकार दिया हुआ है। आदम से नोआ तक 11 पीढ़ी, 2262 वर्ष।
नोआ के पुत्र शेम से इब्राहिम तक 11 पीढ़ी 1310 वर्ष। इसका कुल योग हुआ 3572 वर्ष। इब्राहिम कब हुआ, इसमें तनिक सा मतभेद है। डॉक्टर स्पीगल कहते हैं कि वह ईस्वी सन पूर्व 1900 में हुआ। इनके अनुसार इब्राहिम को हुए आज तक 3829 वर्ष होते हैं, किंतु अन्य विद्वान आदम का समय आज से 6993 वर्ष पूर्व बतलाते हैं। इस हिसाब से इब्राहिम को हुए आज तक 3421 वर्ष होते हैं। दोनों का मध्य भाग यदि 3600 वर्ष मान ले तो आदम को हुए आज तक 3572 अधिक 3600 बराबर 7172 वर्ष होते हैं। बस संसार के ये धार्मिक संप्रदाय इससे आगे नहीं जाते। अब शीर्षक आगे आ रहा है वैज्ञानिक मनुष्योत्पत्ति काल। इसके बाद वैज्ञानिकों का नंबर है। यह समुदाय संसार की आयु बड़े संकोच के साथ आगे बढ़ाता है। अभी ऊपर हम जिस बाइबल काल को लिख आए हैं उसी मार्ग से विज्ञानवेत्ताओं को आना पड़ता है, क्योंकि वे ईसाई माता पिता की गोद में पलकर बाहर आते हैं। जब कोई विद्वान किसी नवीन खोज से कुछ समय निश्चित भी करता है, तब चालाक पादरी प्रश्न करने लगते हैं कि क्या प्रमाण है कि तुम्हारा अनुमान अचूक है, सर्वथा सत्य है, और क्या प्रमाण है कि तुमने अपनी इस कल्पना में धोखा नहीं किया, खाया इत्यादि। ऐसी दशा में बहुत सी बाधाएं पड़ जाती हैं। बाधाएं यदि शुद्ध हृदय से डाली जाएं तो बुरा नहीं है, परंतु दुराग्रह और हठ से बाधा डालना बहुत बुरा है। जो भी हो, परंतु वैज्ञानिकों ने बड़ी बहादुरी से संकीर्ण मार्ग से निकलकर नवीन खोजों के द्वारा अच्छी से अच्छी गणनाओं के साथ अपने अपने मत प्रकट करके बतलाने की चेष्टा की है कि पृथ्वी की आयु कितनी है और मनुष्य को उत्पन्न हुए कितने वर्ष हुए। विज्ञानवेत्ताओं ने इस विषय का कई प्रकार से समाधान किया है। किसी ने सूर्यताप से, किसी ने पृथ्वी के क्षार जल से, किसी ने जमी हुई पृथ्वी की तहों से और किसी ने रेडियम आदि तत्वों की सहायता से। इन विद्वानों की सूझ और परिश्रम पर प्रसन्नता होती है, परंतु उतना ही दुख होता है कि जब हम देखते हैं कि इन सबके विचार परस्पर नहीं मिलते। विचारों का न मिलना इस बात की बड़ी स्थूल और प्रभावशाली दलील है कि इसमें से सच्चे सिद्धांत का प्राप्त करना सहज नहीं है। आर्थर होम्स BSc ARCS नामी विद्वान ने पृथ्वी की आयु द एज ऑफ द अर्थ नामी इस विषय की एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी है और हार्पर एंड ब्रदर्स नामी लंदन की एक कंपनी ने छपवा कर प्रकाशित की है। पुस्तक सर्वांग उत्तम है और थोड़े में इतिहास के साथ इस बात को बतला देती है कि अब तक कितने लोगों ने कितने प्रकारों से कब कब किस किस पुस्तक के द्वारा इस विषय का क्या क्या वर्णन किया है। पुस्तक के एक बार आद्योपांत पढ़ने से ही मनुष्य इस विषय में अप टू डेट हो जाता है, किंतु दुख है कि परिणाम संतोषदायक नहीं होता। सर्वत्र वही अनैक्य और मतभेद का साम्राज्य है। इस विषय के विज्ञानवेत्ताओं ने अनेक प्रकार से पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया है। इनमें सूर्यताप, भूताप, समुद्र क्षार, भौगर्भिक प्रकार और रेडियो एक्टिविटी के द्वारा जो आयु अनुमानित की है वह इस प्रकार है। पहला, सूर्यताप के द्वारा 18 से 20 मिलियन वर्ष। मिलियन का अर्थ है 10 लाख, 20 मिलियन का अर्थ हुआ 10 लाख गुणित 20 बराबर 2 करोड़। 370 मिलियन का अर्थ हुआ 10 लाख गुणित 370 बराबर 37 करोड़ वर्ष। दूसरा बिंदु है भूताप के द्वारा 20 से 60 मिलियन वर्ष। तीसरा है समुद्र जल के द्वारा 100 मिलियन वर्ष। चौथा है भूगर्भ के द्वारा 100 मिलियन वर्ष और पांचवा है रेडियो एक्टिविटी के द्वारा 370 मिलियन वर्ष। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। ग्रंथकार ने उक्त समयों को विस्तार के साथ लिखा है। इन भिन्न भिन्न समयों से 3 बातें पाई जाती हैं। पहला, एक रीति का निकाला हुआ समय दूसरी रीति से नहीं मिलता। सब समयों में अब तक संदेह है, निर्भ्रांत कोई भी नहीं है। तीसरा, सब कमी की ओर से अधिक की ओर जा रहे हैं। ये तीनों बातें एक होकर एक अभिप्राय को प्रकट करती हैं कि उक्त समय विश्वास के योग्य नहीं है। विश्वास योग्य न होने का कारण स्पष्ट है कि ये सब आपस में नहीं मिलते, इसलिए ये सभी सिद्धांत अमान्य है। हमारी इस बात को ग्रंथकार ने भी स्वीकारा है।
वे कहते हैं कि इन समस्त मतों में रेडियो एक्टिविटी और भूगर्भ शास्त्र के मत कुछ विश्वास के योग्य हैं, शेष सब त्याग कर देने योग्य हैं। द एज ऑफ द अर्थ पेज नंबर 166 में लिखा, ऑफ द वेरियस मेथड्स विच हैव बीन डिवाइस्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अर्थ्स एज, only two, the geological and the radioactivity, have successfully withstood the force of destructive criticism. The other arguments may be dismissed without future discussion. As in every case, their contingency has been vitiated by the detection of the fundamental error. उक्त दोनों में भी वे भूगर्भ शास्त्र को ही महत्व देते हैं और दूसरे को अमान्य करते हैं। इस विषय में पाद टिप्पणी है द एज ऑफ द अर्थ पेज नंबर 167, 170 एंड 176। उसमें लिखा है, द फंडामेंटल assumptions on which the arguments are based cannot both be right. One of them must be rejected. We now turn with double interest to the geological estimates. With the acceptance of the reliable time scale, geology will have gained an invaluable key to further discovery in every branch of the science. Its mission will be to unify and correlate, and with its help a fresh light will be thrown on the more fascinating problems on the earth and its past. तो वे भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों को कुछ भी अधिक विश्वस्त समझते हैं। अन्यत्र भी हम देख रहे हैं कि वर्तमान विद्वान मंडली भूगर्भ शास्त्र पर ही भरोसा करके पृथ्वी की आयु संबंधी विचार चलाती है। विकासवाद के सिद्धांत वाले भी इसी का सहारा लेते हैं। अतः हम यहाँ थोड़े स्थूल रूप से यह दिखलाना चाहते हैं कि जिस रीति से भूगर्भ शास्त्री भूस्तरों के द्वारा पृथ्वी का आयु अनुमान करते हैं वह नितांत भ्रामक है। आगे की चर्चा कल की श्रव्य कणिका में सुनेंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।